स्टँडर्ड 8 सायन्स सब्जेक्ट इनसाइड द ऑटम। आता ऑटम याच्याबद्दल मतलब इसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों से कहा चला आ रहा है। जैसे की महर्षी कणाद यांनी सांगितलं की एव्हरी मॅटर इज मेड अप ऑफ व्हेरी स्मॉल पार्टिकल्स। म्हणजे महर्षी कणादांनी सांगितलंय की प्रत्येक मॅटर हा म्हणजे प्रत्येक द्रव्य हे छोट्या छोट्या कणांचं बनलेलं असतं आणि त्यालाच त्यांनी नाव दिलं परमाणु। काय नाव दिलं त्यांनी? परमाणु। आणि परमाणु हा इंडेस्ट्रक्टेबल आहे म्हणजेच अनब्रेकेबल आहे, ज्याचं विभाजन होत नाही। म्हणजे छोटा असा कण की ज्याचं विभाजन होणार नाही, जो डिवाइड होणार नाही, अनब्रेक होणार नाही। फॉर एक्झाम्पल जेव्हा तुम्ही लाकूड असं घासता किंवा चॉकचे तुम्ही तुकडे तुकडे करता, बारीक बारीक कण करतात, तर एक 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 पार्टिकल असा येतो की जो परत तुटू शकत नाही। जसं तुम्ही चॉक घेतला, तोडला, परत तोडला, पण एक वेळ अशी येईल की त्याचा एवढा भुगा होईल, इतका छोटा पार्टिकल्स येईल की त्याचं अनब्रेकेबल होऊ शकणार नाही। म्हणजे भारतामध्ये महर्षी कणादांनी ही गोष्ट आधी सांगितली। त्याच्यानंतर डेमोक्रिटस यांनी सुद्धा तेच सांगितलं की एव्हरी मॅटर इज मेड अप ऑफ व्हेरी स्मॉल पार्टिकल्स आणि त्यांनी त्याला नाव मात्र ॲटम दिलं। त्यांनी काय त्याला नाव दिलं? ॲटम। ॲटमला मराठीमध्ये अणु असं म्हणतात। आता जर फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला नीट लक्षात घ्यायचं असेल तर पदार्थाचा कुठला पण पदार्थ घेतला, मग ते काही असेल, माती असेल, लाकूड असेल, कुठला पण पदार्थ घेतला तर त्याचा स्मॉल पार्टिकल्स म्हणजे अणु। मराठीमध्ये त्याला अणु म्हणणार, ॲटम, इंग्लिशमध्ये ॲटम। अणुपेक्षा जो मोठा असतो मतलब अणु से जो बिगर होता है उसको कहेंगे रेणु, इंग्लिश में मॉलिक्यूलस। आणि हे अणु आणि रेणु मतलब मॉलिक्यूलस और एटम इन दोनों को मिला के ह्या दोघांना मिळून तुमचं मूलद्रव्य बनतं। आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये प्रत्येक वेळेस आपण वाक्य ऐकलंय की प्रत्येक पदार्थ हा द्रव्याचा बनलेला असतो, मतलब एव्हरी मॅटर इज मेड अप ऑफ व्हेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो हे स्मॉल पार्टिकल्स मतलब एटम एंड मॉलिक्यूलस, उससे क्या बन जाता है? मॅटर। मॅटर से बनता है सब्सटन्स म्हणजे पदार्थ बनतो आणि सबस्टन्स पासून बनतं ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तू। आता पदार्थ म्हणजे जसं वुड, लाकूड है, लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनते हैं? टेबल, चेयर, तो वो हो गए ऑब्जेक्ट्स। और अगर ये लकड़ी किससे बनी हुई है? मैटर से। मैटर किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूलस और एटम से, म्हणजे मराठीमध्ये अणु आणि रेणू पासून। आता मेन एटम हा अनब्रेकेबल आहे, हे अनब्रेकेबल आहे, ॲटमचं परत विभाजन होऊ शकत नाही। मग हा अणु दिसतो कसा हे कुणालाच माहिती नव्हतं, हे कोणीच सांगू शकलं नाही, ये कोई भी नहीं कह सकता था। तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया, जैसे कि डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड, इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया। तो डाल्टन ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन atomic theory matter is made up of atom and atom are indivisible and indestructible। इतना ही कहा डाल्टन ने। मतलब डाल्टन ने क्या कहा कि एटम जो है ये मैटर का ऐसा एक पार्ट है कि जो फिर से अनब्रेकेबल नहीं है, जो कि हमारे महर्षी कणाद ने पहले से ही कहा था। म्हणजे अणु हा असा अविभाज्य कण आहे की ज्याचं परत परत विभाजन होऊ शकत नाही। त्याच्यानंतर आलं थॉमसन। थॉमसनची जी ॲटमची थेअरी होती त्यांनी सांगितलं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडेल ऑफ ॲटम। म्हणजे थॉमसनची काय सांगितली? प्लम पुडिंग थेअरी सांगितली। मराठीमध्ये त्याला थॉमसनचे प्लम पुडिंग अणुप्रारक असंच म्हणतात। आता थॉमसनने काय सांगितलं की ॲटम म्हणजे तो एक राऊंड मध्ये आहे आणि प्लस म्हणजे पॉझिटिव्ह जे आहे ते जणू काय त्याचं जेल सारखं भरलेलं आहे आणि मायनस म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते आजूबाजूला फिरत आहे। मतलब प्लस जो प्रभार है ये सब तरफ से है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में घूम रहे हैं, ये थॉमसन ने कहा। उसके बाद रुदरफोर्ड की जो एटॉमिक मॉडल था वो सोलर सिस्टम के आधार पे था। मतलब रुदरफोर्ड का लोगों ने मान लिया। रुदरफोर्ड ने उसका एटॉमिक मॉडेल में क्या कहा म्हणजे रुदरफोर्डचं जे अणुप्रारूप होतं ते कसं होतं? जसं आपली पृथ्वीभोवती कसं म्हणजे पृथ्वी कशी सूर्याभोवती फिरते, मतलब पृथ्वी कैसे सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, वैसे ही उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस मतलब जो सेंटर है
उसको उसने न्यूक्लियस कहा। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो एलिमेंट्स है, और बाजू में कौन घूम रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसे रुदरफोर्ड ने कहा, जो सोलर सिस्टम के आधार पे है, सोलर सिस्टम के आधार पे है। उसके बाद नील्स बोर्स ने भी ये मॉडल मान लिया, लेकिन उसमें उसने थोड़े करेक्शंस बताए। उसने कहा जो न्यूक्लियस है, मतलब ये जो एटम है, ये मेड ऑफ बाय 3 पार्टिकल्स। उसने कहा कि ये 3 पार्टिकल से बना है। एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और थर्ड है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज। तो उसने क्या बोला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और आजू बाजू में इर्द गिर्द उसकी जो शेल होती है, मतलब जैसे कि म्हणजे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इन हर शेल को उसने एन कहा। और जैसे फर्स्ट शेल को उसने के कहा, सेकंड शेल को उसने एल नाम दिया, थर्ड को उसने एम कहा। ऐसे उसने अलग अलग नाम दिए और एक फॉर्म्यूला भी बताया कि कौन से शेल में, मतलब कोणत्या कक्षेमध्ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसका फॉर्मूला था 2n²। उसका फॉर्मूला क्या था, 2n²। मतलब कि अगर फर्स्ट शेल लिया, पहली कक्षा घेतली, मतलब ये जो है एटम, ये है न्यूक्लियस, तो उसका ये जो फर्स्ट है उसमें कितने चाहिए, 2। तो ये 2 कैसे आ गए, तो n ये पहली शेल, मतलब फर्स्ट शेल, उसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या रहेगा, 1, 2 वैसे के वैसे, तो 2 × 1 कितने हो गए, 2। सेकंड शेल n मतलब शेल, तो n कौन सी है, सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर 4 और ये 2 वैसे के वैसे, 2 4 = 8। थर्ड शेल मतलब 2 × थर्ड का स्क्वायर, तो 2 × हो गए 9, 18। तो ऐसे उसने हर उसके शेल में कितने चाहिए वो बताए। अभी तुम बोलोगे कि क्या हर एटम के इतने शेल होंगे, क्या, नहीं। किसी किसी एटम का फर्स्ट शेल होता है, किसी किसी एटम के 2 शेल होते हैं, कोई कोई एटम के 3 शेल होते हैं। तो वो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर वो जाहिर होता है कि कितने उसके शेल है। उसके बाद है ॲटॉमिक नंबर। ॲटॉमिक नंबर यानी झेड। ॲटॉमिक नंबरला मराठीमध्ये म्हणतात अणुक्रमांक किंवा अणुअंक। ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। मतलब हमेशा एक बात ध्यान लो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये हमेशा सेम होते हैं नंबर्स में। अगर 12 प्रोटॉन है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 प्रोटॉन है तो 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब झेड म्हणजे अणुअंक किंवा ॲटॉमिक नंबर। ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय, अणुअंक म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉनची संख्या किंवा प्रोटॉनची संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर, उसको ए कहा जाता है, मराठी में उसको कहते हैं अणु वस्तु मानांक। एटॉमिक मास नंबर याचा अर्थ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का टोटल करके जो नंबर आएगा उसको कहेंगे ॲटॉमिक मास नंबर। म्हणजे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांचे टोटल केल्यानंतर जे येईल त्याला म्हणणार अणु वस्तु मानांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको कहेंगे ए। उसके बाद एक टर्म है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी वैलेंसी अलग है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। अगर दोनों को कहा, पहले मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या वो समझाती हूँ। मराठी में वैलेंसी म्हणजे संयुजा आणि वैलेंस इलेक्ट्रॉन म्हणजे संयुजा इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल जो होता है, मतलब लास्ट, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी मैटर या किसी भी एटम का जो शेल रहेगा, जो भी शेल उसका लास्ट रहेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयुजा इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और नील्स बोर्स ने जो कहा है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो हमने 2 निकाले फर्स्ट शेल में, बचे 6, तो वो उसकी सेकंड जो शेल है वो उसकी
आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी, म्हणजे शेवटची कक्षा होईल. शेवटच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील? फक्त 6. तर 6 हे त्याचे काय झाले? संयोजा इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो गए. अभी वैलेंसी मतलब क्या? वैलेंसी मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्लोरीन. क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 17. तो नील्स बोर के इसमें से फर्स्ट शेल में हो गए 2, सेकंड शेल में हो गए 8, हो गए टोटल 10, बचे कितने? 7. तो उसकी जो थर्ड शेल होगी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब वो हो गई उसकी लास्ट शेल, म्हणजे शेवटची कक्षा. म्हणजे शेवटच्या कक्षेमध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतील तेवढ्या इलेक्ट्रॉनला काय म्हणणार? संयोजा इलेक्ट्रॉन किंवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये 7, ये क्या हो गए उसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 7 क्या हो गया? 7 काय झाले? संयोजा इलेक्ट्रॉन. मग व्हॅलेन्सी म्हणजे काय? तर असं म्हणतात की कुठल्याही अणुला, कोणसे भी अणु को, कोणसे भी एटम को, उसके लास्ट शेल में कम से कम 8 चाहिए ही चाहिए. शेवटच्या कक्षेत 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको ऑक्टेट कहते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच द ऑक्टेट इज शॉर्ट ऑफ कंप्लीशन. मतलब 8 हो गए, इसका मतलब उसकी वो कंप्लीट हो गई. अभी ये क्लोरीन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, म्हणजे शेवटच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 7. मग त्याला अजून 8 होण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन पाहिजे? 1. मग तो ते कुणाकडनं तरी कैरी करेल. मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है उसमें वो भाग लेते हैं और वो कैरी करता है 1, तो वो 1 कैरी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वो कैरी करेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1. मतलब लास्ट शेवटच्या कक्षेमध्ये लास्ट शेल में 8 होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो हो गई उसकी वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन में लास्ट में कितने हैं? 6. मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2. कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2. तो 2 ये क्या हो गई उसकी वैलेंसी. 2 ही काय झाली त्याची? संयोजा. म्हणजे याला म्हणजे संयोजा आणि संयोजा इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग टर्म है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में जितने हैं इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और लास्ट के शेल में 8 होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन जरूरी है उन इलेक्ट्रॉन के नंबर को वैलेंसी कहेंगे. उसके बाद है आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिके. समस्थानिके म्हणजे काय की एटॉमिक नंबर म्हणजे अणु अंक मतलब Z ये इक्वल है और अणुवस्तुमानांक मतलब एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, उसको कहते हैं आइसोटॉप्स. मतलब हर किसी भी मैटर के अलग अलग आइसोटॉप्स हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम, तो यूरेनियम 235, कोबाल्ट 60, सोडियम लिया तो सोडियम 24, ये उसके आइसोटॉप्स हो जाएंगे. उसके अलग अलग यूजेस है. इसका क्यों करना है हमें पढ़ाई? आइसोटॉप्स की क्यों पढ़ाई करनी है? क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस है. मेडिकल में, इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्रियल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत उसके यूजेस है. फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 लिया तो वो न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उसका यूज हो जाता है. कोबाल्ट 60 जो आइसोटॉप्स है उसको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, म्हणजे कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी कोबाल्ट 60चा उपयोग होतो. सोडियम 24चा डिटेक्शन ऑफ क्रॅक्स इन अंडरग्राउंड पाईप. म्हणजे सोडियम 24चा उपयोग कशासाठी होतो की जर अंडरग्राउंड जे पाईप्स असतात त्याच्यामध्ये जर काही क्रॅक गेली असेल तर ते कशाने डिटेक्ट होऊ शकतात? कशाने शोधता येतात? सोडियम 24नी. आता हे सगळं, हे जे आयसोटॉप्स आहे किंवा ही जी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही कुठे होते? तर न्यूक्लिअर रिॲक्टरमध्ये, ज्याला मराठीमध्ये अणुभट्टी म्हटलं जातं. तर अणुभट्टीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटीचं प्रोडक्शन होतं. इथे हा तुमचा लेसन संपलेला आहे. जर तुमच्याकडे डायजेस्ट असेल तर तुम्ही याचे क्वेश्चन आन्सर्स लिहू शकता.